नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वसंत भाग 2 का 8वां पाठ, जिसका नाम है शाम एक किसान। छात्रों, ये एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक बहुत ही अच्छे गद्यकार और पद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सी खूबसूरत कविताएं लिखी और कई कहानियों की इन्होंने रचनाएं की। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम का चित्रण किया है। ये कविता प्रकृति के सौंदर्य को बताती है। इस कविता में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि सर्दी के मौसम में शाम का वक्त किस रूप में हमें दिखाई देता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताया है कि सर्दी की शाम, जिस वक्त सूर्य अस्त हो रहा होता है, हल्का उजाला होता है, उस वक्त सामने की ओर दिखाई देने वाला पहाड़ बिल्कुल किसान की तरह लगता है। वह किसान जिसने अपने सर पर बादलों की पगड़ी पहन रखी हो, बादलों का साफा बांध रखा हो। यानी जो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी आसमान तक होती है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत ऊंची आसमान तक की चोटी है, और उस आकाश में जो बादल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो पहाड़ नहीं बल्कि किसान है, और वो जो सफ़ेद बादल हैं वो उसके सर पे बंधा हुआ साफा यानी कि पगड़ी है। डूबता हुआ सूरज ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसान चिलम पी रहा हो और उस चिलम की आग हो। उस पहाड़ के कुछ दूरी पर जो पलाश का जंगल है, पलाश एक वृक्ष है जिस पे लाल रंग के फूल आते हैं, जो पलाश का जंगल है वो जंगल जलती हुई अंगीठी जैसा प्रतीत होता है। उसके जो लाल लाल फूल हैं अंगीठी के अंगारे प्रतीत होते हैं। और पूर्व दिशा की ओर जहां अंधेरा छाता चला जा रहा है, वहां पर वो अंधेरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे भेड़ों का गल्ला हो, यानी कि भेड़ों का कोई झुंड हो। और जैसे ही रात्रि काल होता है, मोर की आवाज ऐसे प्रतीत होती है जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। और इसी के साथ सूर्य डूब जाता है, जैसे कि चिलम औंधी कर दी हो, बुझा दी हो। धुआं उठता है उस चिलम से और अंधकार हो जाता है, रात्रि प्रारंभ हो जाती है। इस पूरी कविता का ये सार है। आइए अब मैं आपको ये कविता पूरा सार शब्दशः बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यह दृश्य सर्दी की शाम का है, और सर्दी की शाम में कवि देखते हैं कि एक पहाड़ है और पहाड़ बिल्कुल किसी किसान के जैसा दिखाई दे रहा है। चूंकि यह शाम का दृश्य है तो शाम को मौसम कैसा होता है, हल्का अंधेरा हो जाता है, और जो सूरज है वो डूब रहा होता है, और सूरज अस्त होते समय यानी डूबते समय उसका रंग लाल हो जाता है। और लाल सूरज कैसा लगता है, बिल्कुल किसी दहकते हुए अंगारे या कोयले जैसा। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ एक किसान की तरह प्रतीत हो रहा है, किसान की तरह लग रहा है, और उस किसान ने सर पर सफ़ेद रंग का साफा यानी पगड़ी बांध रखी है। और वो पगड़ी क्या है, वो बादल जो आकाश में दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं बादलों को कवि यहाँ पर उस किसान की पगड़ी बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि जो पहाड़ है वो बहुत ऊंचा है, बिल्कुल ऐसा जैसे आसमान को छूता हुआ, और उस आकाश में जो बादल हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि वह उस किसान की पगड़ी हों। और जो डूबता हुआ सूरज है वो कैसा लग रहा है,
वो ऐसा लग रहा है मानो वो कोई चिलम हो और वह किसान उस चिलम को खींचता है, यानी कि उस चिलम को पीता है। यह ऐसा दृश्य महसूस होता है किसान को। आगे कवि कहते हैं, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। इसका अर्थ यह है कि वो जो पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर से एक नदी बह रही है। और वो नदी कैसी लग रही है? वो नदी ऐसी लग रही है जैसे उस किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर ओढ़ रखी हो। और वह चादर क्या है? वह चादर नदी है। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी जो नदी है वह कवि को किसी चादर जैसी प्रतीत हो रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश क्या है? पलाश एक जंगल है, एक पेड़ का नाम होता है पलाश। पलाश के वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों पर लाल रंग के फूल आते हैं। तो दूर से वह पलाश का जो जंगल है और उस पर जो लाल लाल फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं? किसी दहकती हुई अंगीठी के जैसे। जैसे अंगीठी दहकती है और उसमें लाल लाल अंगारे जो दिखाई देते हैं, कवि को लगता है कि वह पलाश की अंगीठी की तरह प्रतीत होते हैं। और वो क्या कहते हैं कि पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो सर्दियों में क्या होता है कि जो किसान और ग्रामीण लोग होते हैं वे कोयले की अंगीठी को अपने पास जला लेते हैं और उससे गर्मी को सेंकते हैं ताकि सर्दी ना लगे। तो यहाँ पर कवि ने यह कल्पना की है कि यह एक पहाड़, एक किसान है और किसान ने सर्दी से खुद को बचाने के लिए एक अंगीठी जला रखी है और अंगीठी से वह सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा है। और वह अंगीठी वास्तव में क्या है? वह है पलाश के जंगल। आगे कवि कहते हैं, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भीड़ों के गल्ले सा। तो क्या हो रहा है इस समय? अंधकार दूर पूर्व में, क्योंकि शाम का दृश्य है तो शाम को क्या होता है? सूर्य पश्चिम में जाकर अस्त होता है और पूर्व में सूर्य नहीं होता। तो पूर्व की दिशा में अंधकार दिखाई देता है और पश्चिम की दिशा में हल्का उजाला दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूर्व की दिशा में अंधेरा नजर आ रहा है और वह अंधेरा कैसा है? सिमटा बैठा है भीड़ों के गल्ले सा। गल्ले का अर्थ होता है झुंड, यानी वह अंधेरा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भीड़ों का झुंड हो। तो यहाँ पर भी कवि ने मानवीकरण किया है, यानी कि यह बताने की कोशिश की है कि ये प्रकृति का जो दृश्य है वो सजीव प्रतीत हो रहा है। सजीव यानी कि जिसमें जीवन हो, और अंधेरा भी ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ों का झुंड हो। आगे कवि कहते हैं, अचानक बोला मोर। अभी अचानक मोर बोल पड़ता है, जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तभी अचानक मोर की जोर से आवाज आती है और वो आवाज ऐसी आती है जैसे कि किसी ने कहा हो सुनते हो। और किसको आवाज दी है? ये आवाज किसी ने दी है किसान को। और जब किसान को इस प्रकार से आवाज दी है तो अचानक से किसान चौंक जाता है और उठकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी बात की कल्पना यहाँ पर कवि ने की है कि किसान को किसी ने आवाज़ दी है और वो आवाज़ किसी मोर ने दी है। और वो आज आवाज़ क्या दी है? मोर ने कहा है सुनते हो। और उसके बाद क्या होता है? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी सूरज डूबने की कल्पना कवि ने इस प्रकार की है जैसे किसान ने अपनी चिलम बुझा दी हो या उल्टी कर दी हो। और उसके बाद जब चिलम बुझाई गई या उल्टी की गई तो उसके बाद क्या हुआ? धुआं उठा। और धुआं उठने का यहाँ पर अर्थ है कि अंधेरा छा गया। यानी चिलम के बुझते ही, सूरज के डूबते ही क्या हुआ? वहाँ पर अंधेरा छा गया। तो कवि ने इस कविता में
शाम के दृश्य की कल्पना एक किसान के रूप में की है, इसीलिए इस कविता को नाम दिया गया है शाम एक किसान। तो छात्रों, इस कविता में शाम का चित्रण किया गया था। बहुत ही सुंदर तरीके से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम के नज़ारे को अपने शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस पाठ के साथ मैं आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द भेज रहा हूँ। साथ में कुछ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को उनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में इनके उत्तरमाला आपको आने वाले दिनों में भेज दूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप खुद ही करें। एक बात और ध्यान से सुनें सभी छात्र, जो भी प्रश्न मैं आपको गृह कार्य के लिए देता हूं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में ही करें, क्योंकि ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। बुक के क्वेश्चन आंसर ही मैं आपको देता हूं, इसीलिए उनके मैं आंसर आपको अगली बार दे देता हूं ताकि आप उनको ठीक कर लें। इस बार जो मैं आपको आंसर भेज रहा हूं वो पिछले वाले चैप्टर के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये आप अपनी फेयर नोटबुक में करें और उसके बाद उसको तैयार रखें। आने वाले दिनों में आपकी नोटबुक चेक भी की जाएंगी। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।